हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 14 के लिए वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं जंतुओं का आर्थिक महत्व। इससे पहले 4 वीडियो अपने इस चैप्टर के हुए हैं जिनके अंदर अपन ने पादपों के आर्थिक महत्व पढ़े हैं और आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन जंतुओं के आर्थिक महत्व। तो देखो, प्राचीन काल से ही मानव जो था उसने अलग अलग तरीके के जंतुओं को पाला और उनसे भोजन और अन्य प्रकार के जो उत्पाद थे उपयोगी वो प्राप्त करना शुरू किए। तो उसमें ज़्यादातर अपन क्या करते हैं कि जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है उसके अंदर जंतु को जब पालते हैं तो उसमें गाय भैंस बकरी इनका ज़्यादातर अपन नाम लेते हैं, जिनसे अपने को दूध प्राप्त होते हैं या फिर बाल उनसे प्राप्त होता है। लेकिन ये गाय भैंस बकरी इनके साथ साथ अपन मधुमक्खी होता है, लाख कीट होता है, रेशम कीट होता है, इसके अलावा कुछ समुद्री जीव होते हैं जैसे मछली होती है, सीपी होती है। तो इस तरीके के जो जंतु है उनका भी अध्ययन इस जंतुओं का जो आर्थिक महत्व उसके अंतर्गत करते हैं, क्योंकि ये भी इस तरीके के जंतु है जिसकी सहायता से मानव को उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेशम कीट का पालन पढ़ेंगे, लाख कीट का पालन पढ़ेंगे, मछली पालन पढ़ेंगे और जो समुद्री जीव है उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे केवल मधुमक्खी पालन या फिर मौन पालन की। ठीक है, तो देखो जंतुओं का जो आर्थिक महत्व इसमें कुछ खास याद करना नहीं है आपको, बस ये याद रख लेना भाई प्राचीन काल से मानव विभिन्न जंतुओं को पालतू बनाकर उनका उपयोग भोजन और अन्य उपयोगी सामग्री प्राप्त करने के लिए करता आया है। तो जब मनुष्य आदि मानव था तब से ये काम वो करता आ रहा है। बस आजकल क्या है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है तो उसी के साथ में ही जो पशुपालन का तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है। तो इस वीडियो के अंदर अपन केवल मधुमक्खी पालन या मौन पालन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं एपीकल्चर। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि एपीकल्चर किसे कहते हैं या मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है मधुमक्खी आपने देखी होगी। हाँ, यहाँ दिखा देता हूँ मधुमक्खी आपको। तो जो मधुमक्खी है उससे शहद और मोम प्राप्त होता है, तो अपन ऐसा बोलते हैं भाई मधुमक्खी को पालकर उससे शहद और मोम प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। ठीक है, तो देखो मधुमक्खी को पालकर उससे शहद और अन्य उत्पाद में मुख्य रूप से मोम आता है, तो प्राप्त करना क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। अब देखो मधुमक्खी पालन से वैसे तो हमें कई सारे उत्पाद मिलते हैं, शहद मोम ये तो मुख्य उत्पाद है, लेकिन इसके अलावा परागकण और एक पदार्थ होता है रॉयल जेली नाम का, जिसका उपयोग किया जाता है जनन क्षमता बढ़ाने के लिए या जो शरीर है उसके अंदर ताकत पैदा करने के लिए। तो एक रॉयल जेली नाम का पदार्थ वो भी अपन मधुमक्खी से प्राप्त करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 उत्पादों की बात करूंगा मैं, एक तो शहद और दूसरा मोम। ठीक है, तो देखो जब भी अपन मधुमक्खी पालन करते हैं तो उससे दोहरा लाभ होता है। दोहरा का मतलब है 2 लाभ होते हैं, एक तो मुख्य लाभ जिस पर्पज से अपन मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और एक साइड का लाभ होता है जो कि मुफ्त में अपने को वो लाभ मिल जाता है। तो देखो पहला लाभ तो क्या है कि इससे शहद और मोम प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी पालन अपन करते ही इसलिए है ताकि हम शहद और मोम प्राप्त कर सके, तो एक लाभ तो ये जो है ही सही। इसके अलावा दूसरा लाभ समझो क्या है कि मधुमक्खी परागण की क्रिया में सहयोग करती है, जिससे फसल उत्पादन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये परागण की क्रिया क्या होती है इसके बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं और परागण की क्रिया से कैसे फसल उत्पादन में वृद्धि होते हैं ये बात अपन थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो फसलें होती है बहुत प्रकार की, जैसे अपने सरसों की फसल हुई या फिर अन्य प्रकार की जो फसलें हैं, तो उनके अंदर पुष्प होते हैं। पुष्प के अंदर एक तो नर जननांग होता है और एक मादा जननांग होता है, जिसे हम बोलते हैं स्त्री केशर, और एक होता है पुष्प का नर जननांग जिसे अपन बोलते हैं पुंकेसर।
तो ये तो पुष्प का नर जननांग है और ये पुष्प का मादा जननांग है। ठीक है, अब देखो ये पुंकेसर का ऊपर वाला जो भाग है, यहां पर परागकण बनते हैं, परागकण, और इसी परागकण के अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक। इधर आ जाओ, ये स्त्री केसर है तो इसका नीचे वाला जो भाग है इसे हम बोलते हैं अंडाशय। ये बीच वाला जो नलिकाकार भाग है इसे बोला जाता है वर्तिका, और ये सबसे शीर्षस्थ भाग है इसे बोला जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, तो ये जो अंडाशय है इसके अंदर बीजांड नाम की संरचना पाई जाती है, और इस बीजांड के अंदर मादा युग्मक उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? मादा युग्मक। अब देखो यहां पर परागकण है जिसमें नर युग्मक उपस्थित है, और यहां पर ये अंडाशय नीचे वाला भाग जिसमें बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या उपस्थित है? मादा युग्मक उपस्थित है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो वो क्रिया कहलाती है निषेचन की क्रिया, और निषेचन की क्रिया के बाद में ही ये बीजांड बीज में बदलता है। तो किसी भी फसल का जो उत्पादन होता है वो ज़्यादातर हमें बीज के रूप में मिलता है। जैसे सरसों है तो सरसों का जो उत्पाद है वो हमें बीज के रूप में मिलता है, और उसी बीज से अपन तेल प्राप्त करते हैं। मूंगफली है तो मूंगफली का जो उत्पाद है वो बीज के रूप में मिलता है, और बीज से अपन क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये परागकण इस पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागकण यहां से निकल करके कहां आते हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है परागण। ठीक है, और ये परागण की क्रिया के द्वारा परागकण यहां पहुंचते हैं, फिर इससे एक लंबी नली निकलती है जिसे अपन पराग नली बोलते हैं, और ये नली क्या करती है? जो इसके अंदर नर युग्मक थे परागकण के अंदर, उनको ये यहाँ पहुँचाती है, और निषेचन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, तो देखो मधुमक्खियाँ क्या करती है कि फसल के ऊपर मकरंद एकत्रित करने के लिए उसके पुष्पों के ऊपर बैठती है। जब मधुमक्खी ऐसा करती है तो उसके शरीर पर बहुत सारे परागकण चिपक जाते हैं। जब वही मधुमक्खी दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर जाकर के बैठती है तो उसके शरीर से कुछ परागकण झड़ करके उस पुष्प पर गिरते हैं, और उस पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर वो परागकण पहुंच जाएंगे, जिससे कौन सी क्रिया हो जाएगी? परागण की क्रिया। क्योंकि हमने कहा है कि परागकणों का यहां से निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है, तो मधुमक्खी किस में सहायता करेगी? परागण में सहायता करेगी, और परागण जितना ज्यादा होगा ये परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, निषेचन की क्रिया ज्यादा होगी, निषेचन की क्रिया ज्यादा होगी तो बीज ज्यादा बनेंगे, बीज ज्यादा बनेंगे तो उत्पादन में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मधुमक्खी परागण की क्रिया में सहयोग करती है, जिससे फसल उत्पादन में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इस तरीके से दोहरा लाभ होता है मधुमक्खी पालन से। पहला तो क्या है कि इससे शहद और मोम प्राप्त हो जाता है, और दूसरा लाभ क्या है कि मधुमक्खी जो होती है वो परागण की क्रिया में सहयोग करती है, जिससे फसल उत्पादन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन से मुख्य रूप से हमें दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, शहद और मोम। 2018 के अंदर बोर्ड के अंदर ये प्रश्न आया था कि मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाले दो उत्पादों के नाम लिखिए। मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाले दो उत्पादों के नाम लिखिए। तो हमारा उत्तर होगा शहद और मोम, दो उत्पाद यही है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मधुमक्खी पालन से दोहरा लाभ होता है, कैसे समझाइए? तो आप बताएंगे कि मधुमक्खी पालन से दोहरा लाभ होता है क्योंकि पहली चीज तो यह है कि इससे शहद और मोम प्राप्त होता है, और दूसरी बात क्या है कि मधुमक्खी जो होती है परागण के अंदर सहायता करती है, जिससे कि फसल के उत्पादन में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है,
परीक्षा में प्रश्न आ जाए मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि मधुमक्खी को पाल करके उससे शहद और अन्य उत्पाद प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, मधुमक्खी पालन कहलाती है। ठीक है भाई, तो वीडियो पॉज करके आप चाहो तो ये जंतुओं के जो आर्थिक महत्व है इसके लिए 2-4 लाइनें हैं, नोट कर सकते हो आप। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। ठीक है, कर रहे हो नोट? मैं शहद और मोम के बारे में कुछ और बातें आपको बताता हूं। देखो भाई, मधुमक्खी पालन से आपको ये 2 उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें पहले अपन शहद की बात कर लेते हैं। शहद, तो देखो इसके बारे में क्या याद रखना आपको, शहद उच्च ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ है। उच्च ऊर्जा वाला खाद्य पदार्थ होता है भाई। दूसरी बात देखो, इसी में क्या याद रखना आपको कि इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, खनिज लवण आदि पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, देखो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सुक्रोज जो होते हैं ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा भाई जो शहद होता है वो उच्च ऊर्जा युक्त खाने योग्य पदार्थ होता, खाद्य पदार्थ होता है। तो इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, खनिज लवण आदि पदार्थ क्या होते पाए जाते हैं। अब ये जो शहद है इसका खाने में तो उपयोग होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा और भी इसके उपयोग है। तो देखो इस शहद के उपयोग क्या क्या है। तो देखो एक तो इसका उपयोग किया जाता है औषधि बनाने में, देखो शहद जो है उच्च ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ है। तो किसी के शरीर में कमजोरी है तो उसको सलाह दी जाती है भाई वो दूध के अंदर शहद मिला करके पिए, तो उसके शरीर के अंदर क्या होती है, ताकत की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, उसके शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। इसके अलावा खांसी की दवाई बनाने के लिए भी इस शहद का इस्तेमाल किया जाता है। अदरक का रस, शहद और जो काली मिर्च है उसका पेस्ट बना करके खांसी की दवाई के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, शहद जो होता है लंबे समय तक खराब नहीं होता है। शहद एक ऐसी चीज है इसको अपन सालों वर्षों तक रख देंगे तो ये कभी भी खराब नहीं होगा। तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, इस कारण से इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक वो पदार्थ होता है जो खाद्य सामग्री को सड़ने से रोकता है। तो खाद्य सामग्री को सड़ने से रोकने के लिए उसको शहद में डाल करके रखा जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा उपयोग अपने इसका क्या बताएंगे कि शहद लंबे समय तक खराब नहीं होता है, इस कारण इसका उपयोग
परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में इसका दूसरा उत्पाद लेते हैं अपन मोम। तो देखो मोम क्या है। तो भाई ध्यान से सुना एक बात, मोम को अपन दो तरीके से प्राप्त करते हैं। एक तो क्या है कि जो जमीन से पेट्रोलियम निकलता है, जिससे अपन पेट्रोल डीजल प्राप्त करते हैं, तो वहां से भी हमें मोम प्राप्त होता है। तो वो तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम होता है। और यहाँ पर जो मोम अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, मधुमक्खी पालन से जो मोम प्राप्त होगा, जो मधुमक्खी के छत्ते से मोम प्राप्त होगा, उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है। तो देखो मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम हमें प्राप्त होता है उसे बोला जाता मधुमोम। क्या बोला जाता है उसको? मधुमोम बोला जाता। तो यहां पर एक लाइन अपने को याद रखनी है कि मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम को मधुमोम कहते हैं। मधुमोम कहते हैं। अब ये जो मधुमोम है इसके भी कुछ उपयोग है। इसका उपयोग किस किस में किया जाते हैं? तो देखो इसका उपयोग किया जाता है बूट पॉलिश बनाने में। बूट पॉलिश का मतलब जूते की पॉलिश बनाने में। क्रीम बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मूर्ति कला, मोम की मूर्तियां बनाई जाती है तो मूर्ति कला में भी इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा फर्श पॉलिश, फर्श की जो पॉलिश अपन करते हैं चमकाने के लिए फर्श को, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि इसका उपयोग होता है। ठीक है। तो ये जो मधुमोम है ये हमने किसको बोला कि मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम प्राप्त होता है उसे मधुमोम कहा जाता है। और इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? बूट पॉलिश यानी कि जूते की पॉलिश बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। क्रीम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मूर्ति कला यानी कि मोम की मूर्तियां बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और फर्श पॉलिश यानी कि फर्श के ऊपर पॉलिश करके उसको चमकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात हो गई मधुमक्खी पालन की। ठीक है। अब देखो अपन मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मधुमक्खी जो है उसके बारे में ठीक प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उसके छत्ता जो होता है उसके अंदर कौन कौन से प्रकार की मधुमक्खी होती है और किस किस तरीके का वो व्यवहार करती है, या फिर कौन कौन से कार्य वो संपादित करती है और किस किस तरीके की वो दिखती है। तो अगला अपना टॉपिक रहेगा इसमें मधुमक्खी एक प्रकार का सामाजिक कीट है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो। पहले ये वाला पोर्शन नोट करोगे और फिर इधर वाला पोर्शन। ठीक है, किया नोट आपने? मिटाएं भाई। हाँ देखो टॉपिक डाल लेना इसमें। अब मधुमक्खी सामाजिक कीट, मतलब इनके अंदर भी क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था होती है, इसलिए सामाजिक कीट माना जाता है। ये जैसे चींटी होती है उसमें भी एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है, तो वो भी एक प्रकार का सामाजिक कीट होता है। दीमक है आपका, तो
उसमें भी एक सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है, तो वो भी एक प्रकार का सामाजिक कीट है। तो मधुमक्खी में भी सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है, इसलिए ये भी क्या है, एक प्रकार का सामाजिक कीट है। तो देखो भाई, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो मधुमक्खियां पाई जाती है उनमें रूप और कार्य में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, रूप का मतलब बाहर से देखने पर, और कार्य आप समझ गए भाई, उनका कार्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो रूप में और कार्य में क्या मिलेगी, उनमें भिन्नता पाई जाएगी। तो मधुमक्खी के एक छत्ते में मक्खियों के रूप व कार्य में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है भाई, रूप का मतलब बाहर से देखना है और कार्य का मतलब उनके काम को देखना है, तो इसमें भिन्नता पाई जाती है। तो एक मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, उसमें रूप और कार्य में जो भिन्नता आपको देखने को मिल रही है उस आधार पर 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है एक छत्ते के अंदर। मधुमक्खी, तो देखो कौन कौन सी मधुमक्खियां होती है। पहली होती है साहब रानी मधुमक्खी, दूसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी, और जो तीसरी होती है नर मधुमक्खी, जिसे अपन ड्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो रानी मधुमक्खी को पहचानने का तरीका है कि इसका जो उदर है वो लंबा होता है। उदर कैसा होता है, इसका लंबा होता है। नर मधुमक्खी को पहचानने का तरीका है कि इसकी जो आंखें होती हैं वो बड़ी होती है। आंखें कैसी होती है, बड़ी होती है। और श्रमिक को कैसे पहचानेंगे, तो श्रमिक का उदर छोटा रहेगा और आंखें भी छोटी रहेगी। उसी आधार पर अपन क्या करेंगे, श्रमिक को पहचानेंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम यहां आपको दिखाता हूं मैं, इसको देखना ध्यान से। जो डायग्राम आपको यहां दिख रहा है इसमें 3 मधुमक्खियां आपको दिख रही है। तो सबसे पहले आप जो है बीच वाली मधुमक्खी को देखो। इसमें बीच वाली मधुमक्खी, इसका जो उदर देखो, इसमें क्वीन लिखा हुआ, क्वीन का मतलब होता है रानी। तो इसका उदर देखो आपको लंबा नजर आ रहा है, कैसा है, लंबा। ठीक है, अब इसके बाद में आप साइड में देखो वर्कर लिखा हुआ है। तो ये जो वर्कर है ये वास्तव में कौन सी मधुमक्खी है, श्रमिक मधुमक्खी है। तो इसकी आंखें भी छोटी होती है और इसका उदर भी कैसा होता है, छोटा होता है। और रानी मधुमक्खी है या क्वीन है, इसके दूसरी तरफ देखो आपको ड्रोन लिखा हुआ मिलेगा। तो ये ड्रोन क्या है, नर मधुमक्खी है। तो इसकी आंखों को देखो ध्यान से, इसकी जो आंखें हैं वो आपको नजर आ जाएगी, तो बड़ी आंखें हैं इसकी। ठीक है ना, तो भाई देखो ध्यान से, सुनना मेरी बात। ये रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी, ये दोनों ही मधुमक्खियां तो होती है मादाएं। कैसी होती है, ये मादाएं। और ये नर है तो नर ही रहेगा ये, जिसे अपन ड्रोन भी बोलते हैं। रानी में और श्रमिक में फर्क क्या है, ये रानी मधुमक्खी मादा तो है लेकिन इसमें जनन करने की क्षमता होती है, ये अंडे दे सकती है। और ये जो श्रमिक मधुमक्खी है इसमें क्या जनन करने की क्षमता नहीं होती, ये अंडे नहीं दे सकती है, ये बंदे होती हैं। बंदे मादाएं इनको बोला जाता है। जो श्रमिक होती है ये बंदे मादाएं होती तो मादाएं हैं, लेकिन इनमें जनन करने की क्षमताएं नहीं होती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब कि रूप की तो अपन ने बात कर ली, इनका रूप कैसा है। अब अपन इनके कार्य की भी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, एक बात याद रखना, एक
छत्ते में एक रानी मधुमक्खी पाई जाती है। पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात, छत्ते में रानी मधुमक्खी का प्रभाव चलता है। यानी कि पूरा शासन, पूरा प्रभुत्व किसके हाथ में है? रानी मधुमक्खी के हाथ में है। देखो, एक छत्ते के अंदर केवल एक रानी मधुमक्खी होती है। नर की संख्या कुछ होती है, जैसे 8-10 की संख्या होती है, और बाकी की जितनी भी मधुमक्खियां हैं वो सब श्रमिक होती है छत्ते के अंदर। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी है, कुछ नर होते हैं, और बाकी के बचे हुए जितने भी मधुमक्खियां हैं वो कौन होती है? श्रमिक होती हैं। तो छत्ते के अंदर केवल रानी मधुमक्खी जो है उसका प्रभाव चलता है। किसका प्रभाव चलता है? रानी मधुमक्खी का प्रभाव चलता है। रानी मधुमक्खी क्या करती है? एक गंध युक्त पदार्थ का स्त्रवण करके छत्ते की सारी मधुमक्खियों पर अपना नियंत्रण रखती है, तो इसीलिए तो इसका नाम रानी रखा गया है। ये एक गंध युक्त पदार्थ स्त्रावित करके जितनी भी मधुमक्खियां छत्ते के अंदर है उन सब के ऊपर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो भाई देखो, सबका अलग अलग कार्य है, तो एक एक को अपन समझते हुए चलते हैं। देखो, रानी मधुमक्खी का कार्य केवल अंडे देना होता है। रानी मधुमक्खी का कार्य केवल क्या होता है? अंडे देना होता है। नर मधुमक्खी का कार्य होता है कि ये रानी मधुमक्खी को शुक्राणु उपलब्ध करवाते हैं। नर मधुमक्खियां क्या करती है? रानी मधुमक्खी को शुक्राणु उपलब्ध करवाती है। और ये जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं इनका कार्य क्या होता है कि आसपास के इलाकों में जाती है, फूलों से मकरंद या फूलों का जो रस है उसको एकत्रित करती है, उसको अपनी आहार नली के अंदर अन्नकूट होता है वहां पर संग्रहित करती, उसमें लार मिलाती, और लार मिलाने के बाद में उसी रस को ये शहद में बदल देती है, और शहद में बदल करके जो छत्ते के कोष्ठक है उसमें उस शहद को एकत्रित करती है, और छत्ते का निर्माण भी ये श्रमिक ही करती है। इसके अलावा रानी मधुमक्खी जितने भी अंडे देती है उन अंडों की देखभाल करना, उन अंडों से जो लार्वा निकलते हैं उनकी देखभाल करना, ये सारा कार्य किसका होता है? श्रमिक का होता है, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुनना, आपकी जो रानी मधुमक्खी है वो वैसे तो हमेशा छत्ते के अंदर ही रहती है, छत्ते से बाहर नहीं जाती है, लेकिन अपने जीवन काल में एक बार ये छत्ते से बाहर निकलती है नर के साथ। ठीक है, तो नर जो होता है उसके साथ में रानी मधुमक्खी केवल एक बार छत्ते से बाहर निकलती है, जिसमें रानी मधुमक्खी जो होती है वो उड़ती हुई चलती है, और पीछे पीछे जितने भी छत्ते के अंदर नर थे वो सारे इसके पीछे उड़ते हुए चलते हैं। तो इस क्रिया के दौरान क्या होता है कि जो नर मधुमक्खी और जो रानी मधुमक्खी है उनके बीच में निषेचन की क्रिया होती है। बारी बारी से सारे जो नर होते हैं वो रानी मधुमक्खी से मैथुन की क्रिया करते हैं, और इस क्रिया के दौरान रानी मधुमक्खी को इतने शुक्राणु मिल जाते हैं कि उसके पूरे जीवन काल तक वो शुक्राणु पर्याप्त हो जाते हैं अंडे देने के लिए, ठीक है। तो भाई देखो, ये जो क्रिया हो रही है ना, जिसमें रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी जो है छत्ते से बाहर निकल करके उड़ रहे हैं, मैथुन की क्रिया कर रहे हैं, तो इसे अपन बोलते हैं कामद उड़ान।
ठीक है ना, कामद उड़ान उसको बोला जाता है। तो इस उड़ान के दौरान नर और रानी मधुमक्खी के अंदर मैथुन की क्रिया होती है और रानी मधुमक्खी को जीवन काल के लिए नर मधुमक्खियों द्वारा शुक्राणु प्रदान कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होगा कि ये जो नर मधुमक्खियां हैं इनकी छत्ते में कोई उपयोगिता नहीं रहती, क्योंकि रानी मधुमक्खी को जीवन काल के लिए शुक्राणु मिल चुके। जीवन काल तक वो जितने अंडे देगी इन्हें, उन सब के लिए उसको इन नर मधुमक्खियों से शुक्राणु मिल चुके हैं। ठीक है, तो नर मधुमक्खियों की छत्ते में कोई उपयोगिता नहीं रहती है। तो या तो क्या होता है कि मैथुन की क्रिया के दौरान ही ये जो नर मधुमक्खियां हैं इनकी मृत्यु हो जाती है, और यदि मृत्यु नहीं भी होती है इनकी तो इनको दोबारा से छत्ते के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। ये नर मधुमक्खियां जो होती है ना, ये क्या करती है, केवल शहद को ही भोजन के रूप में ग्रहण कर सकती है। ये फूलों से रस चूस करके भोजन ग्रहण नहीं कर सकती है। तो ये नर मधुमक्खियां, इनको छत्ते से बाहर कर दिया जाता उस कंडीशन में, तो फिर ये खुद ब खुद ही क्या हो जाती, मर जाती, क्योंकि इनको भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो ये नर मक्खियां क्या हो जाती, मर जाती है। तो नर मक्खियां यहीं पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब इस काम के बाद में आपकी रानी मधुमक्खी वापस कहाँ आ गई, छत्ते में आ गई, और जैसे ही ये छत्ते में आती है तो ये तुरंत अंडे देना प्रारंभ कर देती है। इसका काम फिर एक ही रह जाता है कि ये अंडे देती है। तो भाई देखो, रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है वो दो प्रकार के अंडे देती है। एक तो ये देती है अनिषेचित अंडे। कौन से अंडे देती है, अनिषेचित अंडे। और दूसरी ये देती है निषेचित अंडे। ठीक है, तो जो अनिषेचित अंडे हैं इनसे तो नर बनते हैं, इनसे तो क्या बनेंगे, हमेशा नर बनेंगे। जो अनिषेचित अंडे इसके द्वारा दिए गए हैं इनसे तो क्या बनेंगे, नर बनेंगे। और ये जो निषेचित अंडे इसके द्वारा दिए गए हैं इसके द्वारा या तो श्रमिक बनते हैं या फिर रानी बनते हैं। तो देखो इसमें कैसे डिफरेंस रहता है। होता क्या है कि निषेचित अंडे जब भी फूटते हैं तो इनसे लार्वा निकलता है। क्या निकलता है, लार्वा, और उन लार्वा को भोजन दिया जाता है। तो जिन लार्वा को रॉयल जेली नामक भोजन खिलाया गया वो तो रानी में बदल जाते हैं। वो तो किस में बदल जाते हैं, रानी में। और जिनको रॉयल जेली नहीं खिलाया गया है वो बदल जाते हैं श्रमिक में। किस में बदल जाते हैं, श्रमिक में। तो देखो आपके जो पुराने श्रमिक हैं ना, वो इन अंडों की जब देखभाल करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो निषेचित अंडों से लार्वा निकले हैं उनमें से कुछ लार्वा को रॉयल जेली नाम का पदार्थ खिलाते हैं। तो सभी तो श्रमिक में बदलते हैं, और केवल कुछ ही निषेचित अंडों से क्या होते हैं, रानी मधुमक्खियां परिवर्तित होती हैं। लेकिन एक छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी रहेगी, है ना। क्या होता है यहाँ पर कि ये जो रानी मधुमक्खी बनी है ना, सबसे पहले ये शेष जो परिवर्तित होती रानियां हैं या शेष जो विकसित होती रानियां हैं उसको तो मार देती है। और आपकी जो पुरानी रानी है ना, ये क्या करती है, कुछ अपने विश्वास पात्र जो श्रमिक है उनको लेकर के अन्यत्र पलायन कर जाती है, वो एक नया छत्ता बना लेती है। ठीक है, तो हमने देखो मधुमक्खी की एक सामाजिक कीट है, इसकी व्यवस्था जाने भाई इसके छत्ते में किस प्रकार की व्यवस्था है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि मधुमक्खियां कितने प्रकार की होती है, तो आपको 3 प्रकार बताने हैं मधुमक्खियों के। कितने प्रकार बताने, 3 प्रकार, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और नर। तो देखो इसमें क्या बताया अपन ने कि मधुमक्खी के एक छत्ते में मधुमक्खी के रूप और कार्य में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो इनके रूप और कार्य में जो भिन्नता, उसी के आधार पर अपन ने मधुमक्खियां 3 प्रकार की बताई है। रानी मधुमक्खी है तो इसका उदर लंबा होता है और ये अंडे देने का कार्य करती है छत्ते में। श्रमिक मधुमक्खी तो इसका उदर छोटा होता है और आंखें भी छोटी होती है, और ये क्या करती है, छत्ते का निर्माण करती है, मकरंद एकत्रित करती है, शहद का निर्माण करती है और शहद का संग्रहण करती है, अंडों की देखभाल करती है, अंडों से निकलने वाले लार्वा है उनकी देखभाल करती है। और नर मधुमक्खी है तो
तो इसकी आंखें बड़ी होती है और इसका कार्य केवल इतना है कि जब रानी मधुमक्खी कामद उड़ान के लिए निकलती है तो उस दौरान ये रानी मधुमक्खी को जीवन काल के लिए शुक्राणु प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा भाई एक छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी रहती है और पूरे छत्ते पर रानी मधुमक्खी का प्रभाव चलता, वो एक गंधयुक्त पदार्थ का स्त्रवण करके छत्ते की सारी मधुमक्खियों को अपने नियंत्रण में रखती है। ठीक है, तो रानी मधुमक्खी वैसे तो हमेशा छत्ते में ही रहती है, लेकिन वो एक बार नर के साथ रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकलती, जिसे अपन बोलते हैं कामद उड़ान। और इस उड़ान के दौरान क्या होता है, नर मक्खियां और जो रानी मधुमक्खी है उसके बीच में मैथुन की क्रिया होती है और जीवन काल के लिए रानी मधुमक्खी को शुक्राणु प्रदान कर दिए जाते हैं। इसके बाद में नर मक्खियों की छत्ते में कोई उपयोगिता नहीं रहती है, तो या तो नर मक्खियां मैथुन की क्रिया के दौरान मर जाती है और यदि नहीं भी मरती तो उनको छत्ते से बाहर कर दिया जाता, जिससे मरने के लिए वो मजबूर हो जाती है। इसके बाद में रानी मधुमक्खी छत्ते में लौटेगी और तुरंत अंडे देना प्रारंभ कर देगी। तो दो प्रकार के अंडे देती है, एक तो अनिषेचित अंडे देती है जिनसे हमेशा नर बनते हैं, और दूसरे निषेचित अंडे देती है जिससे रानी या श्रमिक बनते हैं। तो जिन अंडों के लार्वा को रॉयल जेली नाम का पदार्थ खिलाया जाएगा वो रानी में बदलेंगे, और जिनको नहीं खिलाया जाएगा वो श्रमिक में बदलेंगे। मतलब ये रॉयल जेली वो पदार्थ है जो इनमें जनन करने की क्षमता विकसित करता है। इसी पदार्थ के बारे में मैं बता रहा था कि जनन क्षमता को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी से ये उत्पाद भी प्राप्त किया जाता है, मनुष्य प्राप्त करता रॉयल जेली, और जनन क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करता है। ठीक है, तो देखो एक छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी रहेगी। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो रानी विकसित हो जाती है वो बाद में विकसित हो रहे रानियों को मार देती है और पुराने वाली रानी अन्यत्र क्या कर जाती है, पलायन कर जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, उसके बाद में मैं कृत्रिम मधुमक्खी पालन के बारे में छोटी सी जानकारी आपको दूंगा, तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है भाई, किया नोट। तो यहां याद रखना आप, मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी या वर्कर। कृत्रिम मधुमक्खी पालन, ध्यान से सुनना भाई। देखो पुराने समय में क्या किया जाता था कि प्राकृतिक रूप से जो मधुमक्खी के छाते होते हैं उन्हीं को तोड़ करके उनसे शहद और मोम प्राप्त कर लिया जाता था। लेकिन ऐसा करने पर क्या होता था, मधुमक्खी के जो अंडे होते हैं वो सारे नष्ट हो जाया करते थे और मधुमक्खियां कहीं अन्यत्र पलायन कर जाती थी और अपने छत्ते का निर्माण कर लिया करती थी। लेकिन आजकल अपन क्या करते हैं कि मधुमक्खी का कृत्रिम पालन करते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी का जब अपन पालन करते हैं तो इसकी जातियां जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं पहले। तो मधुमक्खी की 4 प्रकार की जातियां पाई जाती है भाई, 4 जातियां। देखो मैंने मधुमक्खियों के प्रकार बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती है, रानी, नर और श्रमिक। यहां पर मैं जातियां बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। मधुमक्खी के प्रकार 3 है और जातियां कितनी है, 4 है। तो 4 जातियां देखो कौन कौन सी है। DIFM, इससे याद कर लेना आप। देखो भाई पहली जाति है इसकी एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा वैज्ञानिक नाम है, अंडरलाइन करेंगे। दूसरी जाति है इसकी एपिस इंडिका, वैज्ञानिक नाम है, ये भी अंडरलाइन करेंगे इसको। तीसरी है एपिस फ्लोरी, एपिस फ्लोरी।
और चौथी जाति है भाई एपिस मेलिफेरा। तो ये मधुमक्खी की 4 जातियां हैं। तो चारों वैज्ञानिक नाम है ये मधुमक्खी के, अलग अलग जाति के हिसाब से। वंश सब में देख लो एपी से जातियां अलग अलग है। तो इनको ऐसे याद करोगे आप, डी से डोरसेटा, आई से इंडिका, एफ से फ्लोरियर, एम से मेलिफेरा। वंश सबका सेम है एपिस। ठीक है। तो भाई देखो, जब अपन मधुमक्खियों का कृत्रिम रूप से पालन करते हैं तो उसमें एपिस मेलिफेरा जो है ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है, सर्वाधिक उपयुक्त। कारण क्या है इसका? एक तो क्या है, इनका शांत स्वभाव होता है तो इनको आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात कि इनके छत्ते बड़े होते हैं और छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या भी अधिक होती है, जिससे शहद और मोम दोनों ही अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। और इस एपिस डोरसेटा की बात मैं करता हूं भाई, इसे अपन डंक वाली मधुमक्खी बोलते हैं। क्या कि ये बहुत गुस्सेल प्रकृति की मधुमक्खी होती है, इसका पालन किया नहीं जा सकता है, तो इसे डंक वाली मधुमक्खी बोला जाता है। देखो D4 डोरसेटा, D4 डंक, गुस्सेल प्रकृति की है तो इसको पालतू नहीं बनाया जा सकता है। इसके छत्ते को जरा सा छेड़ता है तो ये तुरंत उसको क्या करती है, डंक मार देती है। ठीक है। तो देखो, जब भी अपन कृत्रिम मधुमक्खी का पालन करेंगे तो बंद बक्से के आकार के कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है। यहां दिखाता हूं मैं कुछ डायग्राम आपको। बंद बक्से होते हैं, बंद बक्से के आकार के कृत्रिम छत्ते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब इन छत्तों के अंदर देखो क्या होती है कि कुछ प्लेटें लगी होती है ऐसे खड़ी। तो वो जो प्लेटें हैं वो धातु या प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? धातु या प्लास्टिक की। और इन प्लेटों के ऊपर क्या होता है कि मोम की परत चढ़ी हुई रहती है। तो जब अपन कृत्रिम मधुमक्खी पालन करते हैं तो इन बक्सों के अंदर ये मधुमक्खियां क्या करती है, ये धातु या प्लास्टिक की जो प्लेटें हैं जिसके ऊपर मोम की परत लगी हुई है, इसी के ऊपर छत्ते का निर्माण करती है। और छत्ते का निर्माण करके उसी के अंदर वो क्या करती रहती है, शहद एकत्रित करती रहती है। इसमें एक बात ध्यान रखते हैं अपन, इस बक्से में ऊपर ही ऊपर की तरफ अंडकक्ष बनाया जाता है जो कि रानी मधुमक्खी के लिए बनाया जाता है। तो वो रानी मधुमक्खी जो होती है ना, थोड़ा आकार में बड़ी भी होती है, तो उस वहां पर इस तरीके के छिद्र रखे जाते हैं कि तो श्रमिक मधुमक्खियां तो उनमें से आर पार होकर के निकल जाती हैं, लेकिन रानी मधुमक्खी उस अंड कक्ष को छोड़ करके कहीं और जा नहीं पाती है। इस तरीके की वहां पर व्यवस्था रखी जाती है। तो जब तक रानी मधुमक्खी उस अंड कक्ष में बनी हुई है, श्रमिक मधुमक्खियां कहीं नहीं जाएगी, वो सब वहीं छत्ते का निर्माण करेगी और वहीं पर शहद एकत्रित करेगी। तो हम प्लेटों को क्या करते हैं, बारी बारी से निकाल करके शहद एकत्रित कर लेते हैं, मोम एकत्रित कर लेते हैं और प्लेट को वापस उसी जगह पर लगा भी लेते हैं। फिर भी वो मधुमक्खियां कहीं नहीं जाती, क्योंकि रानी मधुमक्खी को हमने वहीं पर कैद कर रखा है, तो वो केवल वहां पर अंडे देती रहती है और अपना काम करती रहती है। तो कुछ डायग्राम आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ इसी तरीके के, जिसके अंदर आपको प्लेट निकलती हुई दिख जाएगी। ठीक है ना, तो देख लो इन बातों को। तो ये मधुमक्खी की 4 जातियां आप अच्छे से याद कर लेना, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरी और एपिस मेलिफेरा। तो इसमें पालने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एपिस मेलिफेरा है और इसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा सकता है। तो आप नोट कर लीजिए इन बातों को। ठीक है, किया नोट आपने? चलो, अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, मधुमक्खी 1 किलोग्राम शहद इकट्ठा करने के लिए लगभग 4 लाख फूलों का रस चूसती है। 1 किलोग्राम शहद यदि मधुमक्खी बना रही है तो उसके लिए उसको लगभग 4 लाख फूलों का रस एकत्रित करना होता है। ठीक है। दूसरी चीज देखो कि 4 लाख फूलों का जब वो रस एकत्रित कर रही है
तो उसको लगभग 1 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं फूलों के, और एक चक्कर कम से कम 1.5 से लेकर के 2 किलोमीटर लंबा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि अपन देखें तो 1 किलोग्राम यदि शहद उसको बनाना है तो कम से कम वो 1.5 से लेकर के 2 लाख किलोमीटर तक का चक्कर लगाएगी। कौन सी मधुमक्खी? श्रमिक मधुमक्खी। तो इतनी मेहनती प्रकृति की मधुमक्खियां होता है। एक बड़ा छोटा सा प्राणी आपको चैलेंज करता है अपनी मेहनत को लेकर के। इंसान दिन भर में जितनी मेहनत नहीं करता है ना, वो कहीं ज़्यादा मेहनत जो होता है छोटा सा जीव कर जाता है एक दिन के अंदर। मतलब उस मधुमक्खी के मेहनत को देखें तो एक इंसान की मेहनत उसके सामने कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, तो भाई देखो, ये छोटा सा प्राणी आपको बहुत कुछ सिखाता है, मेहनत करना सिखाता है। देखो, जो रानी मधुमक्खी होती है ना, वो तो छत्ते में रह करके अंडे देती है, तो उसका जीवन काल लगभग 4 से 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी होती है ना, वो बहुत मेहनत करती है, तो उसका जीवन काल औसतन 45 दिन का रहता है। केवल 45 दिन का, मतलब लगभग 1.5 महीने वो जीवित रहती है, इतनी मेहनत कर जाती है वो। और नर मधुमक्खियों की आवश्यकता तो केवल कब तक रहती है? जब तक वो निषेचन नहीं करवा दे। रानी मधु जैसे निषेचन करवा देगी तो उनका जीवन काल वैसे ही समाप्त हो जाता है, तो उनकी कोई अवधि नहीं बता सकते। लेकिन रानी मधुमक्खी का जीवन काल 4 से 5 वर्ष होता है, और जो श्रमिक मधुमक्खी है उसका औसत जीवन काल लगभग 45 दिन का होता है, क्योंकि वो अपने जीवन काल में मेहनत ही इतनी कर जाती है, उस 45 दिन में इतनी मेहनत कर जाती है कि मनुष्य का जो सारा जीवन काल है ना, उसमें भी वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी सारी, कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए यदि अपन अपने जो सपने हैं उनको साकार करना चाहते हैं तो मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रेशम कीट का जो पालन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज अपन ने मधुमक्खी पालन कंप्लीट कर लिया है। जो जो बातें आपको इम्पोर्टेंट बताई है उनको अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।